तो ये खबर आप सबके लिए है। 2 करोड़ 40 लाख लोगों के लिए जो भारतीय रेल में ट्रैवल करते हैं, इन्हें सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचाना इंडियन रेलवेज का फर्ज है। ये देश के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की लाइफलाइन है। हमारे पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, लेकिन बीते कुछ महीनों में हमारी भारतीय रेल के खिलाफ साजिश हो रही है। आंकड़ों से समझिए कि इस साल अगस्त से लेकर अब तक कुल 18 वारदातें हो चुकी हैं, जिनमें ट्रेनों को पटरी से उतारकर यात्रियों की जान को जोखिम में डालने की कोशिश हो चुकी है। सबसे ताजा मामला राजस्थान के अजमेर का है, जहां ट्रेन को डीरेल करने की साजिश रची गई। अजमेर में रेलवे ट्रैक पर 70 किलो का भारी भरकम सीमेंट ब्लॉक रखा गया। वो तो गनीमत थी कि वहां से गुजर रही मालगाड़ी सीमेंट ब्लॉक को क्रश करते हुए आगे निकल गई और एक बड़ी अनहोनी टल गई। जरा सोचिए, अगर सीमेंट के इस भारी भरकम ब्लॉक से मालगाड़ी हादसे का शिकार हो जाती तो क्या होता। जाहिर है मालगाड़ी बेपटरी हो जाती, रेलवे ट्रैक से उतर जाती। अगर मालगाड़ी की जगह कोई यात्री ट्रेन होती और वो सीमेंट के ब्लॉक से टकराकर पलट जाती, हादसे का शिकार हो जाती, तो नुकसान कितना गंभीर हो सकता था। अजमेर में किस जगह रेलवे ट्रैक पर साजिश हुई, वो इलाका कितना महत्वपूर्ण है, आपको बताएंगे। अभी आप मौके से आई एक तस्वीर देखिए। सीमेंट का ऐसा एक ब्लॉक अजमेर में रेलवे ट्रैक के ऊपर रखा गया था। इस ब्लॉक का वजन करीब 70 किलोग्राम बताया जा रहा है। ऐसे एक नहीं, बल्कि रेलवे ट्रैक पर 2-2 सीमेंट के ब्लॉक रखे होने की बात सामने आई है। यह घटना रविवार रात करीब 10:30 बजे की है। हालांकि इसके एफआईआर सोमवार देर रात दर्ज की गई और आज यानी मंगलवार को यह जानकारी सामने आई। तो आपने राजस्थान के अजमेर में सीमेंट का ब्लॉक रखकर ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश देखी। यह भी याद रखिए कि 70 किलो का कोई भी सीमेंट का ब्लॉक कोई एक आदमी गलती से नहीं छोड़ सकता। यह सिर्फ एक आदमी के अकेले की कोशिश या साजिश नहीं हो सकती। यह एक सोची समझी तरीके से किया गया है। अब चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां सिर्फ एक ही दिन पहले कानपुर में भी रेल को पटरी से उतारने की कोशिश हुई। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर एलपीजी का सिलेंडर रखा गया, जिससे कालिंदी एक्सप्रेस टकरा गई। हालांकि सिलेंडर पर नजर पड़ते ही ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। ऐसे में ट्रेन की रफ्तार कम हो गई, लेकिन फिर भी ट्रेन से टकराने के बाद एलपीजी सिलेंडर करीब 50 मीटर दूर जाकर गिरा। जरा सोचिए, अगर टक्कर के बाद एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट होता, ट्रेन में आग लग जाती, तो क्या होता। कालिंदी एक्सप्रेस में आग लग सकती थी। ट्रेन पर सवार करीब 1,500 यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर रखने की घटना रविवार देर रात की है। समय करीब 8:30 बजे का था, जब यूपी के प्रयागराज से हरियाणा के भिवानी की ओर जाने वाली कालिंदी एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकराई। लेकिन कानपुर में सिर्फ पटरी पर सिलेंडर ही नहीं था, साजिश और बड़ी थी, क्योंकि मौके से बहुत कुछ और भी मिला। क्या क्या मिला? पेट्रोल से भरी हुई एक बोतल, माचिस और साथ ही साथ बारूद। इसीलिए यह मामला बेहद गंभीर है। ऐसे में सवाल उठे कि क्या इसके पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ है। आपको याद होगा, बहुत साल नहीं बीते हैं जब एक और ट्रेन में हादसा हुआ था, जब ट्रेन में आग लग गई थी। उसके बाद क्या हुआ गुजरात में, यह सबको याद है। अब जब एक आतंकी संगठन के कनेक्शन की बात की जा रही है, तो जांच एजेंसी इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रही है। यह खबर भले ही अजमेर और कानपुर से आई हो, लेकिन खतरा देशव्यापी है, देश के हर रेल यात्री से जुड़ा है। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर रोज 22,593 ट्रेनें चलती हैं। इनमें से 13,452 यात्री ट्रेन है और 9,141 मालगाड़ी। अब सवाल ये कि देश की हजारों ट्रेनों और करोड़ों यात्रियों की जान के दुश्मन कौन है? ये विलन कौन है जो हमारी लाइफलाइन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और लोगों की जान जोखिम में डालना चाहते हैं? तो क्या इसकी साजिश सरहद पार से रची जा रही है? क्या ट्रेनों को नुकसान पहुंचाने के पीछे कोई आतंकी मॉड्यूल काम कर रहा है, या ये किसी सेल्फ रेडिकलाइज्ड ग्रुप का काम है, या फिर ये सोशल मीडिया पर वायरल होने की सनक है? आपके सामने भारतीय रेलवे के दुश्मन को बस थोड़ी ही देर में बेनकाब करेंगे। साजिश की बात अगर हम करें
तो अगस्त से लेके अब तक ट्रेन को डिरेल करने की 18 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आप एक एक करके वो तस्वीर देखिए। अभी आप अजमेर में जो हुआ उसे डिटेल में समझिए। राजस्थान के अजमेर में मालगाड़ी को पटरी से उतारने के लिए कैसे देर रात रेलवे ट्रैक पर 70 किलोग्राम का वजनदार सीमेंट का ब्लॉक रखा गया। ये वीडियो उसी सीमेंट ब्लॉक का है जिसे अजमेर में रेलवे ट्रैक पर रखा गया। हालांकि ट्रेन को पलटने का षड्यंत्र तो फेल हो गया, लेकिन ऐसे लोगों के इरादे और सबूत दोनों सामने आए। अजमेर में सरादना बांगड़ ग्राम स्टेशन के बीच मालगाड़ी के इंजन से इसकी टक्कर हुई थी। ट्रेन का इंजन सीमेंट ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकल गया, जिसके बाद यह कंक्रीट ब्लॉक 2 हिस्से में टूट गया। ट्रेन ड्राइवर की सूचना पर आरपीएफ ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैक का निरीक्षण किया। आरपीएफ को घटनास्थल से सीमेंट के ये टुकड़े भी मिले। आरपीएफ ने सोमवार देर रात इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। एफआईआर कॉपी के मुताबिक 8 सितंबर को रात 10:26 पर यह सूचना पहले मिली। यह भी बताया गया कि जब रेलवे के कर्मचारी ने मालगाड़ी के जाने से पहले ट्रैक का निरीक्षण किया था तो वहां कुछ नहीं था। सवाल है कि आखिर किसने इतने कम वक्त में ट्रैक पर इतना बड़ा कंक्रीट का ब्लॉक रख दिया। सवाल यह भी है कि क्या यह सुनियोजित साजिश के तहत किया गया। रेलवे नेटवर्क को टारगेट करने वाले नेटवर्क किसके आदेश पर काम करते हैं? क्या ये लोग किसी ट्रेन की टाइमिंग को पहले से ही देखते हैं, नोट करते हैं, किसी आतंकी साजिश की तरह रेकी करते हैं? क्या ये भी देखते हैं कि किस वक्त कौन सी ट्रेन किस रूट पर निरीक्षण हो चुका है? क्या निरीक्षण के बाद पत्थर, सिलेंडर या सीमेंट, कंक्रीट रखते हैं ताकि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो सके? अजमेर से भी बड़ी साजिश तो कानपुर में हुई। वहां रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर रखा गया था। आखिर भारतीय रेल की सुपारी किसने ली है? वो कौन है जो बार बार रेल को डिरेल करने की योजनाएं बना रहा है? कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस के साथ हुई नई घटना से जहां ट्रैक पर सिलेंडर रखकर एक बड़ी और खतरनाक साजिश को अंजाम देने का प्लान था, इसके लिए किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया, ट्रेन के पास से क्या क्या मिला, इसकी लिस्ट चौंकाने वाली है। अनवर कासगंज रूट पर कालिंदी एक्सप्रेस के साथ जो साजिश हुई, वहां स्पॉट के दौरान एक गैस सिलेंडर मिला जिसे ट्रैक पर रखा गया था, जिसकी टक्कर इस ट्रेन के साथ हुई। इसके अलावा ट्रैक के पास एक बोतल मिली जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था। रेल की पटरी के पास एक मिठाई का डिब्बा भी था जो कन्नौज की एक दुकान का है। पेट्रोल के साथ साथ ट्रैक के पास एक माचिस भी मिली, साथ ही एक सफेद रंग का बैग मिला। यानी ये वो 5 सामान हैं जिनसे कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने का प्लान बनाया गया था। ऐसा जांच एजेंसियों का दावा है और उनका शक है। अब क्रोनोलॉजी क्या है? कालिंदी एक्सप्रेस रविवार को प्रयागराज से भिवानी के लिए रवाना हुई। करीब 8:30 बजे कानपुर के पास ट्रेन के साथ यह हादसा हुआ। अनवरगंज कासगंज रूट पर कालिंदी एक्सप्रेस की टक्कर ट्रैक पर रखे एक सिलेंडर से हुई। वैसे सिलेंडर को देखने के बाद ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। यही वजह थी कि ट्रेन की रफ्तार कम हो गई, लेकिन इसके बाद भी ट्रेन सिलेंडर से टकराई और सिलेंडर ट्रेन से दूर जाकर गिरा। इसकी जानकारी लोको पायलट ने सीनियर अफसर को दी और तुरंत ही स्पॉट पर आरपीएफ, जीआरपी और सीनियर अधिकारी पहुंच गए। क्योंकि पिछले कई दिनों से भारतीय रेल के साथ ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, इसीलिए सारी जांच एजेंसियां सतर्क हैं। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो एनआईए के साथ साथ एसटीएफ और यूपी एटीएस भी इस घटना की जांच कर रहे हैं। आतंकी साजिश के एंगल से तफ्तीश की जा रही है। जांच एजेंसियों को शक है कि साजिश रचने वाला सेल्फ रेडिकलाइज शख्स है। इसमें आईसिस के खुरासान मॉड्यूल के हाथ होने का शक है। इस मॉड्यूल से जुड़े आतंकियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जिहादी बनाया जाता है, यानी उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। सोशल मीडिया के जरिए बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। जांच एजेंसियों को यह भी शक है कि इस साजिश में पाकिस्तान में बैठे आतंकी फरहतुल्लाह गौरी का हाथ हो सकता है। कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश की जांच अब तक कहां तक पहुंची है, पहले इसे सुनिए, फिर आपको मास्टरमाइंड की कुंडली भी दिखाएंगे। हम एक रणनीति बना के इसमें आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही गंभीर घटना है। रेलवे सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे की जो प्रॉपर्टी की सुरक्षा, इसमें सरकार गंभीर है, उत्तर प्रदेश पुलिस गंभीर है। इसी बात को लेकर हम एक रणनीति बना के आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी इस घटना का पर्दाफाश होगा। तो अब पाकिस्तान एंगल की बात की क्यों जा रही है?
क्योंकि कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान में बैठे आतंकी फरहतुल्लाह गौरी का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें स्लीपर सेल को वो आदेश दे रहा है कि भारत के अंदर ट्रेनों को पटरियों से उतारा जाए। हम इस वीडियो को तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आतंकी फरहतुल्लाह गौरी की बातों और धमकियों से आपको आगाह करना जरूरी है। गौरी नाम के इस आतंकवादी ने करीब 12 मिनट का जो वीडियो जारी किया है, उसके कीवर्ड्स थे भारतीय रेल, रेलवे ट्रैक। इसके अलावा इस आतंकी ने भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सप्लाई चेन को भी लेकर बड़ी बात कही, पुलिस और फौज को टारगेट करने की धमकी दी थी। आतंकी फरहतुल्लाह गौरी का ये वीडियो बहुत ही विवादित है, लेकिन हमने इनमें से कुछ जरूरी अंश निकाले। जैसे आतंकी ने अपने वीडियो में स्लीपर सेल को आदेश दिया कि उन्हें दस्तों में बंटकर काम करना होगा, भारत की ट्रेन और रेलवे लाइन को नुकसान पहुंचाना होगा, भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तबाह करना होगा और भारत की सप्लाई चेन को नेस्त नाबूद करना होगा। उसने ये भी कहा कि फौज और पुलिस के सिस्टम को ही अटैक करना है, उसको टारगेट करना है। वैसे तो ये उस भगोड़े की धमकी है जिसे भारत ने यूएपीए के तहत आतंकी पहले से ही घोषित किया है और वो अब पाकिस्तान में बैठकर इस तरह की वीडियो रिलीज कर रहा है और स्लीपर सेल को ट्रेनों के खिलाफ साजिश करने का ऑर्डर दे रहा है। आपको पता है कि भारतीय रेलवे पाकिस्तान में बैठे हमारे दुश्मनों को क्यों चुभ रहा है? तो इसकी वजह रेलवे को मॉडर्न बनाने का काम है। अगले 5 साल में 10 से 12 लाख करोड़ रुपए के निवेश से भारतीय रेलवे के कायाकल्प की योजना बनाई गई है। अभी 50 से ज्यादा रूट पर आधुनिक वंदे भारत ट्रेन चल रही है। आगे 3 कैटेगरी में 100 किलोमीटर से कम के रूट में वंदे मेट्रो, 100 से 550 के रूट में वंदे चेयर कार और 550 किलोमीटर से ज्यादा के रूट में वंदे स्लीपर चलाने का भी प्लान है। अहमदाबाद मुंबई की बुलेट ट्रेन अप्रैल 2029 तक चालू हो जाएगी। 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण निजी भागीदारी से किया जाएगा। बदले हुए स्टेशनों पर शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट जैसे वेटिंग लाउंज जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं भी होंगी। मेट्रो नेटवर्क का विस्तार और अधिक शहरों में किया जाएगा। अभी 20 शहरों में मेट्रो चल रही है या उसका काम शुरू हो चुका है। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल जैसे कई और प्रोजेक्ट भी शुरू होने वाले हैं। रेलवे ट्रैक को डबल करने का काम तेजी से चल रहा है। 100% यानी कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का भी लक्ष्य है। हर रोज करीब 8 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण हो रहा है। भारत में कुल 70,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है, जिसे देश भर में फैलाने का टारगेट है। भारतीय रेलवे दुनिया में आधुनिक से आधुनिक बनने की राह पर है, जो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को कांटे की तरह चुभ रहा है। यही वजह है कि अभी पिछले 17 अगस्त को ही यूपी के कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस को निशाना बनाया। रेलवे ट्रैक पर पटरी के ही टुकड़े को फंसाकर ट्रेन को टारगेट किया। इस दौरान 20 बोगियां बेपटरी हो गई। 1 अगस्त को प्रयागराज में भी बड़ी साजिश सामने आई, जब रेलवे ट्रैक से साइकिल और गैस सिलेंडर मिले। इस मामले में गुलजार नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। उसने रेलवे ट्रैक पर साइकिल और गैस सिलेंडर रखकर वीडियो बनाया और फिर इसे YouTube पर भी अपलोड किया गया। 12 जुलाई को पश्चिम बंगाल के बीरभूम में ट्रेन को रोकने के लिए 400 से 500 लोगों ने हंगामा किया। ट्रेन के ना रुकने को लेकर भीड़ ने ट्रेन पर जमकर पथराव किया, जिससे कई बोगियों के शीशे टूट गए। ट्रेन की पटरी पर कभी साइकिल तो कभी गैस सिलेंडर रखकर उसे बेपटरी करने की आपराधिक कोशिश जारी है। अगस्त से अभी तक 18 बार ऐसी कोशिश हो चुकी है। भारतीय रेलवे ने एक रिपोर्ट में बताया कि 18 घटनाओं में से 15 अगस्त में और 3 सितंबर में हुई हैं। जून 2023 से अब तक ऐसी 24 घटनाएं हुई हैं, जिसमें अधिकारियों को पटरियों पर गैस सिलेंडर, साइकिल, लोहे की छड़ें, सीमेंट ब्लॉक सहित कई चीजें रखी हुई मिली। सोशल मीडिया पर कई संगठन, कई लोग एक्टिव हैं जो फेक न्यूज फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जिसमें फोटोशॉप करके फेक न्यूज फैलाई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये रेल जिहाद है। इसे समझने के लिए हमने साइबर एक्सपर्ट साक्षर दुग्गल से बात की। हम चाहेंगे आप कुछ सोशल मीडिया अकाउंट दिखाकर हमें बताएं कि आखिरकार किस तरीके से ये पूरा जो प्रोपेगेंडा होता है, फेक प्रोपेगेंडा, ये फैलाया जाता है। ठीक है, मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स के तौर पे दिखाता हूँ। जैसे आप ये एग्जांपल देखिए, ये फैलाया गया है ट्विटर पर, एक फेक अकाउंट बनाया गया है फीकू मात्रे करके।
अब आप ये देखिए, पहला तो इन्होंने अपने आप एक क्लिक डाल दिया है, जो ब्लू टिक है, ब्लू टिक का मतलब है हमें लगता है कि हाँ ये सर्टिफाइड अकाउंट है, इसको प्लेटफॉर्म रिकॉग्नाइज करता है, पहला ये। दूसरा, ये फेक अकाउंट तो है, लेकिन इसमें जिस कन्विंसिंग तरीके से बोला है कि जी आपने ये जो एफआईआर है इसको सैबोटाज किया, ये रिपोर्ट हमें देखकर लग रहा है, एक आम इंसान को देखकर लगेगा रिपोर्ट बहुत ही जैसे कहते हैं ना सर्टिफाइड है और ट्रू है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के जमाने में ये देखिए, फोटोशॉप करके आप किसी भी रिपोर्ट को सच बता सकते हैं। ये देखकर तो लग रहा है सच है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी इसमें जांच पड़ताल करेंगे तो आपको पता लगेगा इसमें कहीं सच्चाई नहीं है। दूसरा, अगर मैं एक और एग्जाम्पल आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये जो रेल घटना हमारी हुई है, इस रेल घटना में इन लोगों ने, देखिए अगर प्रोपेगेंडा फैलाने वाली बात है, यहाँ एक मॉस्क को आइडेंटिफाई, अब ये पता भी नहीं कि मॉस्क है भी या नहीं, पहला अगर दूसरा मॉस्क है भी, एक स्टेटमेंट डाल दी, जस्ट सेइंग यस्टरडे वाज फ्राइडे। अब देखिए ये ओपन एंडेड स्टेटमेंट है और जैसा कि मैंने कहा नेगेटिव न्यूज, इस मॉस्क का इस ट्रेन हादसे से कोई नाता नहीं होगा, लेकिन आपने जोड़ दी है, तो कहीं ना कहीं इनकी कोशिश रहती है, चाहे फोटोशॉप करके, चाहे डीप फेक बना के, चाहे रियल फोटो, ये रियल फोटो है, लेकिन रियल फोटो में भी कुछ ऐसा पकड़ लेना जिससे कहीं ना कहीं विवाद खड़ा हो जाए। भारतीय रेल बदल रही है। पिछले 10 सालों में रेल का कायाकल्प पूरी दुनिया देख रही है। जल्द ही भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल होने वाला है जो बुलेट ट्रेन चलाते हैं, लेकिन तरक्की दुश्मन को कभी रास नहीं आती। और जब दुश्मन के अंदर तरक्की से मुकाबले की ताकत ही नहीं रह जाती तो वो विध्वंसक हो जाता है। भारतीय रेल के खिलाफ साजिश की TV9 की पड़ताल में भी यही सच सामने आ रहा है। परवा देश की में दूसरा विश्लेषण धधकते सुलगते मणिपुर का, जहां आज भी पुलिस और छात्रों में झड़प हुई, जिसके बाद पूरे राज्य में अगले 5 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं और स्कूल कॉलेज भी 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। मणिपुर पिछले 15 महीने से ऐसे ही सुलग रहा है। आखिर मणिपुर की आग बुझने का नाम क्यों नहीं ले रही? कौन इस आग को बार बार हवा दे रहा है? TV9 भारतवर्ष ने इसकी गहराई से पड़ताल की तो कई सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। इसलिए परवाह देश की के इस विशेषांक में हम देखेंगे धधकते मणिपुर में किसकी चिंगारी और किसका बारूद। लेकिन सबसे पहले देखिए कि मणिपुर में पिछले 48 घंटों में क्या क्या हुआ। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में सैकड़ों छात्रों ने राजभवन का घेराव करने की कोशिश की। कुछ देर तक सुरक्षा बलों ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब छात्रों ने पथराव शुरू कर दिया तो धमाकों की तेज आवाज गूंजने लगी। इधर से मारा, इधर डायरेक्ट मारा इनको, डायरेक्ट। सुरक्षा बलों ने राजभवन का घेराव करने पहुंचे प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले और रबर की बुलेट्स दागी। राजभवन से तितर बितर हुई भीड़ ने इम्फाल की सड़कों पर जगह जगह आगजनी शुरू कर दी। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए सुरक्षा बलों को एक बार फिर बल प्रयोग करना पड़ा। एक दिन पहले भी छात्रों ने राजभवन में घुसने की कोशिश में पत्थरबाजी की थी। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां दागी तो 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 9 सितंबर की रात मैतेई समुदाय की महिलाओं ने ड्रोन हमलों के विरोध में इम्फाल की सड़कों पर मशाल जुलूस निकाला था। मणिपुर के मैतेई समुदाय ने राजभवन और मुख्यमंत्री आवास पर भी प्रदर्शन किया था। मशाल जुलूस में हजारों महिलाएं और छात्र शामिल हुए थे। हालात और न बिगड़ जाएं, इसलिए मणिपुर के इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम के अलावा थौबल जिले में कर्फ्यू लगा दिया है। मणिपुर में 15 सितंबर को शाम 3 बजे तक इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। मणिपुर के गृह विभाग ने कहा है कि नफरत फैलाने वाले वीडियो और अफवाहों को रोकने के लिए मणिपुर में सोशल मीडिया के इस्तेमाल को फौरी तौर पर रोका गया है।
लेकिन कर्फ्यू के बाद मणिपुर की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये इम्फाल का IMA मार्केट है। ये मणिपुर का वो अकेला बाजार है जो सिर्फ महिलाएं ही संचालित करती हैं। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में कर्तव्य पथ पर इम्फाल के IMA बाजार यानी मदर मार्केट की झांकी दिखाई गई थी, लेकिन अभी ये बाजार बंद है और इम्फाल के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सवाल यह है कि मणिपुर के छात्र इतने गुस्से में क्यों हैं? मणिपुर में सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारी आमने सामने क्यों आ गए हैं? मणिपुर पुलिस के मुताबिक 1 सितंबर को मणिपुर में पहला ड्रोन हमला हुआ। इम्फाल पश्चिम जिले के कोतरुक गांव में पहाड़ी के ऊपर से निचले इलाकों में फायरिंग की और ड्रोन से हमला हुआ। इसमें 2 लोगों की मौत हुई और 9 लोग घायल हो गए। 3 सितंबर को दूसरा ड्रोन हमला इम्फाल जिले के सेजम चिरांग गांव में हुआ। इसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। ड्रोन से रिहायशी इलाके में 3 विस्फोटक गिराए गए जो छत तोड़ते हुए घरों के अंदर जाकर के फटे। 6 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री मेरिम्बम कोयरे के घर पर रॉकेट से हमला हुआ। आरोप है कि यह रॉकेट कुकी विद्रोहियों ने लॉन्च किया था। इस हमले में एक बुजुर्ग की मौत मौके पर ही हो गई और 5 लोग घायल हो गए। इसके बाद 7 सितंबर को जिरीबाम में 2 हमले हुए जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। ड्रोन हमले से नाराज लोग सेंट्रल फोर्सेस पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए उनसे राज्य छोड़कर जाने की मांग करने लगे। प्रदर्शनकारी राज्य के 60 में से 50 मैतेई विधायकों से अपना रुख साफ करने या इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन TV9 भारतवर्ष की टीम ने मणिपुर में हो रही हिंसा और ड्रोन हमलों का सवाल असम राइफल्स से पिछले महीने रिटायर हुए DG प्रदीप चंद्रन नायर से पूछा और उन्होंने जो बताया वो और भी हैरान करने वाला है। मणिपुर में ड्रोन और रॉकेट से हुए हमले की खबरों के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। एक तरफ आर्मी के हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई पेट्रोलिंग हो रही है, तो दूसरी तरफ मणिपुर पुलिस ने एंटी ड्रोन गन की तैनाती की है। ये मणिपुर पुलिस की एंटी ड्रोन गन है। जैसे ही कहीं कोई संदिग्ध ड्रोन दिखाई देगा, मणिपुर पुलिस की एंटी ड्रोन गन उसे नीचे गिरा देगी। लेकिन क्या वाकई मणिपुर में ड्रोन से बम गिराए जा रहे हैं? मणिपुर पुलिस ने सोशल साइट X पर लिखा है। 2 सितंबर 2024 को इम्फाल पश्चिम जिले के सेंजाम चिरांग मानिंग लिकाई में ड्रोन का उपयोग करके किए गए बम हमले में 3 नागरिक घायल हो गए। हमले को विफल करने के लिए सुरक्षा बल इलाके में मौजूद है। We are collecting the various evidences in the form of various drones that we have picked up, and also all the forensic kind of things that are left behind at the bombing sites by a forensic team. एक दिन पहले रिटायर हुए असम राइफल्स के पूर्व DG प्रदीप चंद्रन नायर भी मानते हैं कि मणिपुर में कुछ जगह विद्रोहियों ने ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन ड्रोन से बम गिराने की एक भी घटना नहीं हुई। ड्रोन्स इस्तेमाल ज़रूर हो रहे हैं बम ड्रॉप करने के लिए। नहीं, ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स ये दोनों ज़रूर यूज़ कर रहे हैं। अब नहीं, बहुत पहले से शुरू कर रहे हैं। कोतरुक में कोई बम ड्रॉप नहीं हुआ है, ये गलत बात है। सब लोग तो कह रहे हैं बम गिरे हैं, इम्पैक्ट एक्सप्लोसिव्स नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि अगर मणिपुर में ड्रोन से बम नहीं गिराए गए तो मणिपुर पुलिस ने ऐसा दावा क्यों किया? और मणिपुर में वायरल हो रहे ड्रोन हमलों के वायरल वीडियो का सच क्या है? ये जो फोटोज़ और वीडियोज़ आप देख रहे हो, आपको पता कहाँ के? ये पैलेस्टाइन की हैं, ये म्यांमार की हैं। और ये मैंने अपने सोर्सेज से चेक किया, वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस से चेक किया और यहाँ तक सेना अध्यक्ष के साथ भी चेक किया। उन्होंने भी मुझे ये बात कंफर्म की है कि कोई एम्युनिशन ड्रॉप नहीं हुआ है। असम राइफल्स के पूर्व DG ने स्वीकार किया कि पिछले कुछ दिनों से मणिपुर में पुलिस और असम राइफल्स के बीच समन्वय में कमी आई है, क्योंकि मणिपुर में पुलिस भी 2 हिस्से में बंट गई है, कुकी पुलिस और मैतेई पुलिस। मई के बाद जैसे ये घटनाएं शुरू हो गई, ये दोनों जो एथनिक ग्रुप्स हैं, मैतेई और कुके, इनका जो डिवाइड है वो पूरा हो गया। जो मैतेई पुलिस थे वो आ गए वैली में और जो कुकी पुलिस थे वो चले गए हिल्स में।
असम राइफल्स के पूर्व डीजी ने TV9 भारतवर्ष के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि सेंट्रल फोर्स ना तो किसी के पक्ष में है और ना ही विरोध में। मणिपुर में जिस तरह के हालात हैं, वहां से असम राइफल्स को हटाना घातक साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मणिपुर में पिछले 16 महीनों से हिंसा जारी है। हिंसा में रॉकेट से लेकर ड्रोन तक के इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आप समझिए कि मणिपुर में आखिर हिंसा हो क्यों रही है। मणिपुर में करीब 33 लाख लोग रहते हैं। इसमें आधे से ज्यादा यानी कि 53% मैतेई समुदाय के लोग हैं जो इम्फाल घाटी में रहते हैं। लेकिन उनके पास मणिपुर की सिर्फ 10% जमीन का अधिकार है। दूसरी तरफ करीब 40% कुकी नागा समुदाय के लोग हैं। कुकी और नागा को मणिपुर में जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। वो पहाड़ों में बसे हुए हैं। इनके अधिकार में मणिपुर की करीब 90% जमीन है। मैतेई में ज्यादातर हिंदू और कुछ मुस्लिम भी आते हैं। नागा कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं। मणिपुर में 3 मई 2023 से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण के मुद्दे को लेकर हिंसा चल रही है। मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य की विधानसभा को बताया कि 3 मई से शुरू हुई हिंसा में करीब 60,000 लोग विस्थापित हुए और करीब 11,1200 घर आग में जलकर राख हो चुके हैं। लेकिन मणिपुर हिंसा के पीछे का झगड़ा सिर्फ मैतेई, कुकी और नागा के बीच जमीन के झगड़े और आरक्षण के अधिकार का ही नहीं है। धधकते मणिपुर में म्यांमार के रास्ते आया चीन का बारूद भी शामिल है। मणिपुर जो है नाइबरिंग विद म्यांमार और म्यांमार के साथ साथ चाइना रह गया। मणिपुर पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर्स राज्यों में से एक है। म्यांमार के साथ मणिपुर की 390 किलोमीटर तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। चीन भी नजदीक ही है। मणिपुर के विद्रोही अब जिस तरह ड्रोन और रॉकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे साफ है कि यह हथियार म्यांमार के रास्ते तस्करी करके लाए गए हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह अकेले नहीं, जो ये मानते हैं कि मणिपुर विदेशी साजिश की आग में जल रहा है। म्यांमार की हालत जो बहुत खस्ता हालत है, आपको पता है। और जो इंडिया का बॉर्डर जो है, जो रीजन इंडिया के साथ बॉर्डर करता है, चाहे वो चिन का प्रांत हो या सगाइन का हो या कचिन का हो, ये तीनों ही बहुत ही अंडर डेवलप्ड हैं। मतलब लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती वहाँ पे। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हथियार स्मगलिंग करने में व्यस्त हो जाते हैं। तलाशी अभियान के दौरान मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स को विद्रोहियों के पास से कई ऐसे हथियार मिले हैं जो इस साजिश के पीछे विदेशी साजिश का सबूत दे रहे हैं। दुनिया जानती है कि विस्तारवादी चीन की नजर भारत के पूर्वोत्तर हिस्से और खासकर अरुणाचल प्रदेश पर है। कुछ दिन पहले चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखाने और उस नक्शे में पूर्वोत्तर के शहरों का नाम बदलने की हिमाकत की थी। बहनों भाइयों, नाम बदल देने से कुछ नहीं होने वाला है। अपने पड़ोसी को बतलाना चाहता हूं, कल चाइना के भी यदि कुछ प्रांतों के, कुछ स्टेट्स के हम नाम बदल दें, तो क्या नाम बदल देने से चाइना के वो स्टेट्स हमारे हो जाएंगे? इस गफलत में चाइना को नहीं रहना चाहिए। पूर्वोत्तर में अशांति फैलाने के लिए चीन न सिर्फ विद्रोहियों को फंडिंग करता रहा है, बल्कि उन्हें म्यांमार के रास्ते हथियार और ट्रेनिंग भी देता रहा है। लेकिन इस बार चीन सोशल मीडिया के जरिए मणिपुर को जलाने की कोशिश में लगा है। सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन और म्यांमार के वीडियो
मणिपुर के बताकर प्रचारित किए जा रहे हैं। यही वीडियो और मैसेज कुकी और मैतेई समुदाय के बीच अविश्वास भड़का रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।